डेट है आज 8 अप्रैल 2021। आज के करंट अफेयर करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे, जो लास्ट में ही करेंगे हम रोज की तरह, जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पर बेस्ड होंगे। आज के टॉपिक है वोल्फ रैयत स्टार्स, ये स्टार न्यूज़ में है, ये क्या है देखेंगे। लैब ऑन व्हील्स, ये क्या है। ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी, अभी नीति आयोग ने एक माइग्रेंट पॉलिसी बनाई है, तो इसे डिस्कस करेंगे क्या है। विजिलेंस ऑफिसर्स टू बी ट्रांसफर्ड एवरी 3 ईयर्स, सीवीसी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है नई, ये देखेंगे सीवीसी क्या है और क्या गाइडलाइंस है नई। नाटो न्यूज़ में है, नाटो को कई बार हम पढ़ चुके हैं जी पहले भी, ये फिर न्यूज़ में देखेंगे इसके बारे में क्यों न्यूज़ में है। कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी न्यूज़ में है। स्पेस डेब्रिस क्या होता है इसे देखेंगे। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है इसे देखेंगे। चैफ टेक्नोलॉजी बाय डीआरडीओ, ये डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, इसे डिस्कस करेंगे। एआई पोर्टल सुपेस अभी लॉन्च किया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है वोल्फ रैयत स्टार्स, ये होते हैं जी वोल्फ रैयत स्टार्स। ये स्पेस में जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे सन होता है, सन एक स्टार है जी, सूरज एक स्टार है, इसी तरह से ये भी एक स्टार है। सन से थाउजेंड्स ज़्यादा इसमें ल्यूमिनस होता है, मतलब प्रकाश निकलता है, जैसे सन से प्रकाश निकलता है ऐसे इसमें सन से हजारों गुना ज़्यादा प्रकाश निकलता है। ये इंडियन एस्ट्रोनॉमर है, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जी, जो स्पेस वगैरह में रिसर्च वगैरह करते रहते हैं स्पेस में। तो ये है जी एस्ट्रोनॉमर इंडियन, उन्होंने ट्रेस किया है कि एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन वोल्फ रैयत स्टार में कन्वर्ट हो चुका है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है ये हमने अच्छे से समझा था जब ब्लैक होल पे हमने टॉपिक कवर किया था पूरा डिटेल से। आपने नहीं देखा है तो ब्लैक होल पे प्लीज़ देखिए, हर साल उससे एक क्वेश्चन जरूर आता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जरूर पूछते हैं। तो ये आप सिंपल सीएससी जहाँ पे लिखा है क्लिक करके जा सकते हो, प्लेलिस्ट में साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में मिलेगा ब्लैक होल का आपको टॉपिक। तो ये ब्लैक होल जब बनता है, कब बनता है, जैसे कोई स्टार होता है, जैसे सन एक स्टार है, जब इसकी मिलियंस ऑफ ईयर जब ये ओल्ड हो जाता है, बहुत लाखों करोड़ों साल पुराना, तो ये फिर एक्सप्लोजन हो जाता है, इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है जी। एक्सप्लोजन मतलब बम की तरह फूट जाता है ये, और उसके बाद ये एक्सप्लोजन होने के बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है, और ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन से ही ये वोल्फ रैयत स्टार बन जाता है, जिसमें से बहुत ज़्यादा प्रकाश निकलता है। ये हाईली न्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, लगभग 1000 टाइम्स दैट ऑफ सन, सन से हजारों गुना ज़्यादा इसमें प्रकाश निकलता है जी। ये हेट्रोजीनस सेट ऑफ स्टार्स होते हैं विद अनयूजुअल स्पेक्ट्रा शोइंग प्रोमिनेंट ब्रॉड एमिशंस लाइंस। इसमें से क्या है जी, बहुत ज़्यादा एमिशन होता है, जैसे सन में से क्या होता है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलके एक हीलियम एटम बनाता है, हीलियम एटम, मतलब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती रहती है स्टार में, यानी कि सन में। इसी तरह इससे इमिशन होता है जी आयोनाइज्ड हीलियम, हीलियम निकलता है जी, इमिशन का मतलब निकलता है इससे आयोनाइज्ड हीलियम, और नाइट्रोजन और कार्बन भी इससे इमिट होता है, इमिशन होता है। इसका जो सरफेस टेम्परेचर है, इसकी बात करें, जो सन है, जो ये स्टार है जी, डब्लू टाइप स्टार भी बोलते हैं इसे, रैयत स्टार, वोल्फ रैयत स्टार, इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो 30,000 केल्विन से लेके 2,10,000 केल्विन तक है। मतलब सारे जो स्टार पाए जाते हैं ना स्पेस में, लगभग अभी तक जो खोजे हैं साइंटिस्ट ने, उनसे ज़्यादा हॉटर है जी, ये ज़्यादा गर्म है। इसे डब्लू टाइप स्टार भी बोलते हैं, वोल्फ रैयत स्टार या डब्लू टाइप स्टार्स। तो इसके बारे में यही था, अगर आ जाए कहीं तो आप इससे सरप्राइज नहीं होना है। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी लैब ऑन व्हील्स। लैब ऑन व्हील्स का मतलब है कि एक बस टाइप होगी और उसमें लैब होगी। लैब किस लिए, एजुकेशन लैब होगी जी, एजुकेशन लैब। देखो जी ये है लैब ऑन व्हील, इसका नाम है लैब ऑन व्हील, जो दिखाई दे रही है ये एक बस है, बस में सारी फैसिलिटी हैं, इसमें कुछ टीचर हैं जो एजुकेशन देंगे जी, कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल्स में। ये दिल्ली में अभी लॉन्च की है, इसमें एसी भी लगा हुआ है इनके लिए, सारे कंप्यूटर वगैरह फैसिलिटी, ऑल फैसिलिटी अवेलेबल होंगी जी इसमें। ये दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने अभी लॉन्च किया है एजुकेशन रिसर्च, एजुकेशन रीचेज यू स्कीम, इसका नाम दिया एजुकेशन रीचेज यू स्कीम, कि एजुकेशन आपके द्वार तक पहुंचेगी, आपके स्कूल तक पहुंचेगी, गवर्नमेंट स्कूल तक। इस लैब ऑन व्हील में एक बस होगी जी, कस्टमाइज बस, जिसमें 17 कंप्यूटर होंगे, 2 टेलीविजन्स होंगे, 1 3D प्रिंटर होगा, कैमरा होगा, नॉर्मल प्रिंटर होंगे, जो ये क्या है जी एजुकेशनल लेक्चर देने के लिए, ट्यूटोरियल देने के लिए काम करेंगे, और स्कूल स्टूडेंट्स होंगे उनको टीच करेंगे। इसमें टीचर्स होंगे जी, कुछ स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ये लैब क्या करेगी, इसे साइंस इम्पार्ट करेगी। इम्पार्ट का मतलब है जी शिक्षा देना, शिक्षा देना, जैसे टीचर शिक्षा देता है, इम्पार्ट करता है एजुकेशन, तो साइंस एजुकेशन देगी स्टूडेंट्स को दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में, जहाँ पे क्या है जी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन का मतलब है जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं है अवेलेबल, वहाँ पे एजुकेशन देगी ये दिल्ली में घूम घूम के, मतलब
बस है जी, कहीं पे भी चली जाएगी किसी भी स्कूल में। तो बस ये याद रखना क्या है ये। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी। ये क्या है, अभी नीति आयोग ने इसको ड्राफ्ट किया है, मतलब ड्राफ्ट का मतलब है बनाना किसी चीज़ को। तो नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी बनाई है। माइग्रेंट क्या होते हैं जी, एक प्लेस से लेकर जो दूसरे प्लेस में चले जाते हैं जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी के भी लिए। चाहे अगर मान लो कंट्री के अंदर हो रही है तो इंटरनल माइग्रेशन बोलते हैं, इंटरनल। मान लो हमारी कंट्री में, इंडिया में हो रही है जी, एक रूरल एरियाज से, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में चलेगी, सिटी एरियाज में, अर्बन एरियाज में, या फिर अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में भी होती है माइग्रेशन। कैसे, मान लो जी किसी की शादी हो जाए, किसी की शादी हो जाए गर्ल की, तो वो अर्बन एरिया से, शहर से छोड़ के गांव में शिफ्ट हो जाती है ना, वो भी एक माइग्रेशन है। तो ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाते हैं, उसे बोलते हैं माइग्रेशन। चाहे जॉब के लिए, चाहे वर्क करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे आपका एजुकेशन के लिए, चाहे मैरिज के पर्पज से, किसी के पर्पज से हो, वो माइग्रेंट है सर। तो ये अभी ये लेबर पॉलिसी बनाई जी, माइग्रेंट लेबर पॉलिसी, जो काम करने के लिए जाते हैं, वर्क करने के लिए, इसके लिए पॉलिसी ड्राफ्ट की है। ये नीति आयोग ने कुछ ऑफिशियल सब ग्रुप के ऑफिसर्स के साथ और सिविल सोसाइटी मेंबर के साथ मिलकर प्रिपेयर की है ये पॉलिसी। सिविल सोसाइटी क्या होती है जी, कोई भी मान लो आप मिलके, आपके विलेज एरिया में, सिटी में, जहाँ पे भी आप रहते हो, कुछ लोग मिलके एक ग्रुप बना लें, वो ये जी सिविल सोसाइटी। किस लिए बनाते हैं, अपना इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए। गवर्नमेंट के सामने आप जाके डिमांड रखते हो अपनी, ये सिविल सोसाइटी क्या करती है, गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखती है। जैसे मान लीजिए आपको रोड बनवाना हो तो डिमांड रखेंगे जी, हमें रोड की ज़रूरत है, बनाओ। ये सिविल सोसाइटी का काम होता है जी, वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के कल्याण के लिए काम करती है। अब ये पॉलिसी में क्लियर स्टेटमेंट दिया हुआ जी कि ये माइग्रेंट्स हैं जी, जो उनके कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करेगी, इकोनॉमी में क्या क्या उनके फायदे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या उनके कंट्रीब्यूशन है माइग्रेंट्स के। अब हाईलाइट्स देखते हैं जी, क्या क्या रिकमेंडेशन क्या है इस पॉलिसी में। ये जी फैसिलिटेट करेगी माइग्रेशन को। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक सिंपल, सिंपल बनाना, सरल बनाना, सुगम बनाना। माइग्रेशन को सिंपल बनाएगी जी। ऐसा नहीं है माइग्रेशन होती है अभी, ऐसा आपने देखा होगा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आते हैं। मान लो जी किसी रूरल एरिया से, मान लो बिहार से केरल में जाते हैं, तो केरल के लोग क्या है जी, वो बहुत ही आपत्ति जताते हैं जी केरल के लोग। या फिर कहीं और छोटे, मान लो किसी बैकवर्ड स्टेट है हमारे इंडिया का, उससे किसी हाई मतलब डेवलप्ड स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ के लोग क्या है, आपत्ति जताते हैं, मतलब कंसर्न रेज करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, माइग्रेंट्स को बहुत सारी परेशानी झेलने को मिलती हैं। तो ये क्या है, माइग्रेशन को फैसिलिटेट करेगी, माइग्रेशन को एक्नॉलेज करेगी, स्वीकार करेगी कि डेवलपमेंट का इंटीग्रल पार्ट है माइग्रेशन। क्यों, क्योंकि जी देखो, अब यहाँ पे मान लो हरियाणा पंजाब में गई जी माइग्रेंट, यूपी बिहार से, तो यहाँ पे हरियाणा पंजाब में तो लेबर है नहीं, और जो यहाँ के लोग हैं वो कम पैसे में काम करते नहीं हैं। यहाँ के लोग क्या जी, काम कर लेते हैं जल्दी और अच्छे से काम करते हैं, तो उन्हें लेबर की ज़रूरत है, लेबर भी मिल जाती है और काम भी हो जाता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम, ये क्या है जी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहायता करते हैं माइग्रेंट। गवर्नमेंट पॉलिसी शुड नॉट हिंडर बट सीक टू फैसिलिटेट इंटरनल माइग्रेशन। गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जो हिंडर करे माइग्रेशन को। हिंडर का मतलब है जी टू स्टॉप, रोकना, कि माइग्रेशन को रोके, बल्कि माइग्रेशन को सरल बनाए, फैसिलिटेट करे इंटरनल माइग्रेशन को। इंक्रीजेज वेजेस, वेजेस का मतलब है जी मजदूरी, जो आपको एक दिन का काम करने के बाद मजदूरी मिलती है, पैसा मिलता है, सैलरी, उसे बोलते हैं जी वेजेस, या मंथली वेजेस, या किसी में भी मंथली लगा लो, चाहे वीकली लगा लो, चाहे पर डे की लगा लो। इसमें क्या कहा है पॉलिसी में कि मिनिमम वेजेस को इंक्रीज किया जाएगा उनके हिसाब से, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को अच्छे से चला सकें। नेक्स्ट कहा है कि सेंट्रल डेटाबेस होगा, एक रजिस्टर होगा जी, रजिस्टर टाइप डेटाबेस, उसमें लिखा होगा कितने माइग्रेशन कहाँ से हुई है, मतलब कितने लोग कहाँ से माइग्रेट किए हैं, किस में। तो इससे क्या है, एम्प्लॉयर जो होगा, एम्प्लॉयर का मतलब है जी जो जॉब देता है, जॉब देता है यानी कि मालिक, जो हायर करेगा वर्कर्स को, कर्मचारी को, और वर्कर्स को बोलते हैं जी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय। तो जो एम्प्लॉयर होगा उसको पता होगा जी हमारे यहाँ पे कितने माइग्रेंट वर्कर आए हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं, सारा डेटाबेस होगा उसमें। तो वो उस पर पता लगा के क्या है, बेनिफिट ले सकता है जी इसका, समझे। और जो माइग्रेंट वर्कर होंगे जी उनकी मैक्सिमम बेनिफिट, सोशल वेलफेयर स्कीम के जरिए मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाएगा उनको। जितनी भी समाज कल्याण के लिए स्कीम योजना चल रही होती है गवर्नमेंट की, तो माइग्रेंट वर्कर होते हैं जो बीपीएल फैमिली वगैरह को होते हैं, उन्हें सहायता दी जाएगी। ये डेटाबेस इसलिए तैयार किया जाएगा। एक ग्रीवेंस हैंडलिंग सेल होगा। ग्रीवेंस का मतलब होता है जी दुख, परेशानी, कंसर्न, प्रॉब्लम। इनके दुख निवारण के लिए जी एक मतलब सेंटर टाइप होगा जी, ये सेल क्या है, सेंटर टाइप होगा, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को मिलकर सेटअप करना चाहिए। मतलब इस पॉलिसी में कहा है, सजेशन दिया नीति आयोग ने कि आपको मिलकर दोनों को एक ग्रीवेंस हैंडलिंग सेल बनाना चाहिए, ताकि इनके जो भी इशू आते हैं, मान लो माइग्रेशन के नाम पे जी कृषि की ट्रैफिकिंग कर देते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब ट्रैफिकिंग का मतलब होता है जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग,
कि आदमी को यहाँ से ले जाके बेच देते हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत सी लड़कियों को ले जाके दूसरे प्लेस में जॉब के नाम पे ले जाते हैं और ले जाके दूसरे प्लेस में बेच देते हैं, किसी को सेल कर देते हैं उसकी। तो ये जो सेल परचेज होती है ना ह्यूमन की, उसी को बोलते हैं ट्रैफिकिंग। तो इसके जैसे कोई मान लो जी ऐसे इंसिडेंट आ जाए, उनको रोकने के लिए ग्रीवेंस हैंडलिंग सेल होगी। मिनिमम वेजिंग वायलेशन होगा। मान लो जी कोई ऐसा एम्प्लॉयर है, मतलब ऐसा कोई अपने कंपनी में हायर कर रखा है, कहीं पे जॉब दे रहा है, शॉप में, दुकान में, कहीं अपने घर में, अगर वो मिनिमम वेज से कम दे रहा है, मिनिमम मतलब कम से कम मजदूरी जैसे निर्धारित कर दी गवर्नमेंट ने, मान लो 300 रुपये कर दीजिए एक पर डे की, कि 8 घंटे जॉब होगी, ये 8 घंटे की 300 रुपये देंगे। अगर उससे कम कोई दे रहा है, वायलेशन कर रहा है, इसका उल्लंघन कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वर्क प्लेस अब्यूज, अगर मान लो जी किसी को वर्क काम कर रहा है और उसे गाली गलौज देते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं जी, बुरा व्यवहार, बैड बिहेवियर, तो उसके लिए भी ये ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल होगी, जो ग्रीवेंस हैंडलिंग सेल, ये निपटान के लिए काम करेगी जी। या एक्सीडेंट हो जाएगी जी किसी माइग्रेंट वर्कर का, सबके लिए काम करेगी ये। नेक्स्ट इसमें कहा जी, इट ऑल्सो प्रपोजेज ए न्यू नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी, एक नई नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी को प्रपोज किया है नीति आयोग ने। इसमें एक स्पेशल यूनिट होगी विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो क्या है जी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करेगी माइग्रेंट्स के वेलफेयर के लिए। वट एल्स द पॉलिसी, एल्स का मतलब होता है जी परेशान करना या कुछ कष्ट देना। अब पॉलिसी में क्या परेशानी है जी, पॉलिसी में क्या नहीं देखा गया, जो नीति आयोग ने पॉलिसी बनाई है जी, इसमें नहीं देखा गया कि ये जो पॉलिसी डज नॉट डेल्व डीपर इनटू द कॉजेज अंडरलाइंग द पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज। इसमें ये नहीं देखा गया जो लेबर लॉज बनाए हैं गवर्नमेंट ने, लेबर लॉज, लेबर कानून जी, के कर्मचारी जो होते हैं उनके लिए जो कानून है, एक्ट हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा अच्छे से, तो उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई काम नहीं किया गया, मतलब कोई इसमें पॉलिसी में रखा नहीं गया कुछ भी प्रोविजन। नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट होता है ना, भर्ती होती है इन वर्कर्स की, वो अनफेयर तरीके से होती है, अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं, तो इनको भी ध्यान में रख के इस पॉलिसी को नहीं बनाया गया। एंड इट डज नॉट एड्रेस जेंडर डिफरेंसेस इन एम्प्लॉयमेंट। जेंडर डिफरेंसेस का मतलब है जी कि मैन और वुमेन का जो हायरिंग होती है, हायरिंग का मतलब है जी, मतलब जो कर्मचारी को भर्ती करते हैं, जेंडर डिफरेंसेस को भी इसमें एड्रेस नहीं किया गया कि सबसे ज़्यादा क्या है, आदमियों को जी भर्ती करते हैं मेल को, फीमेल को नहीं होते, फीमेल बहुत ही कम होती हैं, तो इसको भी एड्रेस नहीं किया गया इस पॉलिसी में। ये इसके क्रिटिसिज्म है जी, क्रिटिसिज्म, आलोचना। अब इसके बैकग्राउंड थोड़ा समझते जी। बैकग्राउंड का मतलब ये जी माइग्रेंट का डेटा कितना है, ये सेंसस हुई थी हमारी 2001 में, 2001 में। सेंसस का मतलब है जी पॉपुलेशन सेंसस की बात हो रही है, जनगणना, जो जनसंख्या की काउंटिंग होती है हर 10 साल में। अभी 2021 की जो चल रही है जनगणना, लेकिन अभी लेट हो रही है वो कोरोना की वजह से। 2001 में अगर देखें माइग्रेंट वर्कर कितने थे, वो हमारी पॉपुलेशन का 31% थे, और टोटल थे 31.5 करोड़ टोटल माइग्रेंट वर्कर थे। और 2011 की सेंसस के अनुसार से 45.6 करोड़ माइग्रेंट वर्कर थे, जो हमारी पॉपुलेशन का 38% थे। तो ये डेटा कुछ रहा है जी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है विजिलेंस ऑफिसर टू बी ट्रांसफर्ड एवरी 3 ईयर। अभी सीवीसी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है जी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी है जी, एक करप्शन को मिटाने के लिए गवर्नमेंट ने 2003 में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया, एक एक्ट बनाया 2003 में, और एक सांविधिक संस्था बना दिया सीवीसी को। उससे पहले एस्टेब्लिश हो चुकी थी ये सीवीसी। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। हमारी कंट्री में सेंट्रल लेवल पे नेशनल लेवल बॉडी है, ये करप्शन से डील करती है जी। कोई भ्रष्टाचार करता है जी कोई अफसर, करप्शन क्या होता है, करप्शन भ्रष्टाचार होता है जी। जैसे मान लो कोई सरकारी अफसर अपने गवर्नमेंट ऑफिस को अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसे मतलब पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज करे, तो उसे बोलते हैं जी करप्शन। मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर है जी, ये क्या है, पब्लिक के लिए काम करेगा और कोई रिश्वत नहीं लेगा, कोई ब्राइब नहीं लेगा। ब्राइब मतलब रिश्वत। तो अगर ये रिश्वत लेता है और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है, तो ये होता है जी करप्शन। एक एग्जाम्पल है बस, ये बहुत तरह के करप्शन होते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अभी गाइडलाइंस बनाई है कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कैसा होगा जो भी विजिलेंस यूनिट के अफसर होंगे, ऑफिसर्स होंगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। लेटेस्ट गाइडलाइंस में बोला है कि इसमें क्या जी, कोई भी पर्सनल कैन हैव 2 कंटिन्यूस पोस्टिंग इन विजिलेंस यूनिट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग। इसमें कहा है कि किसी भी पर्सनल का मतलब होता है जी कर्मचारी जो काम कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है जी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो भी कर्मचारी, वो भी पर्सनल है। लेकिन यहाँ विजिलेंस पर्सनल की बात हो रही है सीवीसी के। इसने कहा है नई गाइडलाइंस में
कि दो उसके कंटिन्यूस पोस्टिंग हो सकती हैं। पोस्टिंग का मतलब जी जैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे 3 साल के लिए काम करेगा किसी सिटी में, और फिर 3 साल करने के बाद मैक्सिमम 3 ईयर ही होगा, 3 ईयर के बाद उसे ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी जगह पे। तो ये गाइडलाइंस रखी हैं कि उसकी क्या है कि 2 बार पोस्टिंग हो सकती है डिफरेंट प्लेसेस पे, और हर पोस्टिंग 3 साल की होगी, मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक रहेगा एक प्लेस पे। जो पर्सनल होंगे जी वो क्या है 3 ईयर्स एक प्लेस पे काम करेंगे, और फिर 3 साल के बाद उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, समझे, विद द, और प्रायोरिटी उन्हें दी जाएगी जिनका मैक्सिमम पीरियड है। मैक्सिमम देखो जी 3 ईयर के लिए काम करेंगे, मैक्सिमम 3 ईयर के लिए, उन्हें 3 साल से पहले भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मतलब मान लो जी एक प्लेस में मान लो दिल्ली में कोई काम कर रहा है विजिलेंस ऑफिसर, और इसे 3 साल हो गए, तो फिर इसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा यहाँ से किसी और सिटी में, किसी और जगह पे, किसी और प्लेस में, क्या डिफरेंट ऑफिस में, तो इसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये इसमें गाइडलाइंस रखी गई हैं। मैक्सिमम 3 ईयर होगा, 2 साल में भी कर सकते हैं ट्रांसफ़र, समझे, लेकिन मैक्सिमम 3 ईयर्स होगा कि 3 साल से ज़्यादा एक जगह पे कोई काम नहीं करेगा ऑफिसर। ये इसमें प्रोविज़न रखे हैं। दोज हैविंग कंप्लीटेड ओवर 5 ईयर, जिन्होंने अभी 5 साल जिनके पूरे हो गए हैं, मान लो 5 साल से एक ही जगह पे काम कर रहे हैं विजिलेंस ऑफिसर, उनको टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी कि उनको शिफ्ट किया जाए, जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र किया जाए दूसरे प्लेस पे। इन सम केसेज इन सम केसेज समवन हैज़ सर्व एट वन प्लेस फॉर ओवर 3 ईयर, मान लो जी किसी ने 3 साल से ज़्यादा एक प्लेस पे काम किया है, 3 साल से ज़्यादा उसकी पोस्टिंग हो गई, तो उसका टेन्योर होगा जो दूसरे प्लेस पे किया जाएगा। मान लो ये जी यहाँ पे दिल्ली किसी एक डिपार्टमेंट में, मान लो दूसरे डिपार्टमेंट में, मतलब इसी डिपार्टमेंट में दूसरे प्लेस पे, दिल्ली से मान लो जी गुड़गांव में ऑफिस है इसका विजिलेंस का, गुरुग्राम में, तो इसकी जो पोस्टिंग होगी, मान लो यहाँ 4 साल इसने काम कर लिया, तो इसकी पोस्टिंग जब होगी यहाँ पे, तो इसकी पोस्टिंग 2 साल के लिए होगी, क्योंकि जो दोनों का मिला के 6 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिफरेंट प्लेसेस का, समझ गए। ये रखा है जी इसमें लिमिटेड टू 6 ईयर, 2 प्लेस पे। नेक्स्ट है आफ्टर ट्रांसफ़र फ्रॉम विजिलेंस यूनिट 3 देयर वुड बी ए कंपलसरी कूलिंग ऑफ पीरियड। मान लो जी जब ट्रांसफ़र कर दिया इसको, मान लो इसको एक दिल्ली में काम करते हुए 2 साल हो गए, इसका ट्रांसफ़र कर दिया डिफरेंस प्लेस में, मान लो गुरुग्राम में, तो अब जब इसका ट्रांसफ़र होगा, नेक्स्ट ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होगी इसकी, ट्रांसफ़र या पोस्टिंग, तो कम से कम 3 साल तक इसका कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, कि 3 साल तक के बाद इसका ट्रांसफ़र होना चाहिए, कि मान लो आज ट्रांसफ़र हुआ है तो 3 साल के बाद ही ट्रांसफ़र होगा, उससे पहले नहीं होगा। कूलिंग ऑफ पीरियड होगा जी कंपलसरी, ये कंपलसरी वर्ड याद रखना, कंपलसरी होगा। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब है 3 साल तक वो काम करेगा, कूलिंग ऑफ पीरियड 3 ईयर्स। नेक्स्ट नीड क्या पड़ी जी इसकी, जो सीबीसी ने गाइडलाइंस बनाई है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी जी, मान लो ये 3 साल से ज़्यादा बहुत समय तक एक ही ऑफिस में रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही सिटी में, तो ये नेक्सस क्रिएट कर लेते हैं जी, गठबंधन, मतलब आपस में जानकारी और करप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, भ्रष्टाचार होने के, क्योंकि सबसे आसपास से जानकारी हो जाती है, तो ये करप्शन करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो इनका जो इंटरेस्ट है डेवलप हो जाता है एक जगह पे, गिविंग राइज टू अननेसेसरी कंप्लेंट्स और एलिगेशन, अननेसेसरी इन पे कंप्लेंट और एलिगेशन होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं जी सीवीसी क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसे गवर्नमेंट ने 1964 में सेटअप किया था। जब ये सेटअप किया था सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, मतलब सांविधिक संस्था नहीं थी, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, एक्ट नहीं बनाया गया था, ऐसे ही इसे सेटअप कर दिया था, जैसे नीति आयोग को सेटअप किया ना एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक बस रिजोल्यूशन पास कर दिया गवर्नमेंट ने और बन गई, ऐसे ही इसे बनाया था। किसकी रिकमेंडेशन पे, सिफारिश किसने दी थी, एक कमेटी बैठी थी जी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पे, कि भ्रष्टाचार को कैसे घटाया जाए, ये कमेटी बैठी थी, जिसके अध्यक्ष थे के संथानम। ये के संथानम के नाम से इस कमेटी का नाम है जी, संथानम कमेटी भी बोलते हैं। तो ये याद रखना है कि संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे सीवीसी को बनाया था 1964 में, और 2003 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास कर दिया जी, सीवीसी एक्ट, और इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया। तो ओरिजिनली ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, सांविधिक संस्था नहीं थी। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनती है जी, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे फाइनेंस कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से बनती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक, संवैधानिक बॉडी, संवैधानिक संस्था। और स्टैट्यूटरी होती है सांविधिक, सांविधिक, सांविधिक संस्था। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दिया। तो सीवीसी देखो जी, किसी मिनिस्ट्री इसे कंट्रोल नहीं करती सीवीसी को, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट, ओनली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। ये लाइन आपको याद रखनी है कि सीवीसी किसके रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी है जी जवाब देने के लिए। और ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट को करती है जी अपनी रिपोर्ट सबमिट। सीवीसी कंप्लेंट रिसीव करती है जी करप्शन से रिगार्डिंग, या मिसयूज ऑफ ऑफिस, कोई कर्मचारी अपने ऑफिस का मिसयूज कर रहा है तो रिकमेंड करती है जी अप्रोप्रिएट एक्शन उसके रिगार्डिंग।
ये कौन कौन सीवीसी को अप्रोच कर सकता है जी, कौन कौन कर सकता है? मान लो जी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है जी, या लोकपाल कर सकता है, या विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर होता है जी मुखबिर बोलते हैं हिंदी में, या फिर उसको बोलते हैं जैसे कोई मान लो कर्मचारी है जी, यहाँ काम कर रहे हैं 4 लोग, और यहाँ पे कोई इन 4 लोगों में 2 लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं जी, करप्शन कर रहे हैं, और एक पर्सन ए जाके जी सीवीसी को इन्फॉर्म कर दे कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, मतलब इसने उजागर कर दिया जी भ्रष्टाचार करप्शन को, तो ये हो गया जी विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर हो गया ये आदमी। तो इतना ही था इसमें, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी नाटो, हमारा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है जी, यूक्रेन है, यूक्रेन। यूक्रेन आप जानते हो ना कहाँ पे? यूक्रेन यूरोप में है जी। ये यूरोप का मैप हो गया जी, मान लो ये मान लो जी यूरोप का मैप है, समझे? इधर अफ्रीका है, इधर एशिया है, और ये अपना हिंदुस्तान है यहाँ पे कहीं। तो ये यूरोप का मैप है। यहाँ पे रसिया है जी, आपने देखा होगा ना, इधर रसिया है मैप में। अगर नहीं देखा तो मैप के सामने खड़े हो जाओ, यहाँ पे रसिया है, और ये रसिया के पास ही है जी यूक्रेन। यूरोप का कंट्री है जी यूक्रेन। यूक्रेन का 2014 में 2014 में पार्ट था क्रीमिया। क्या था? क्रीमिया। क्रीमिया इसका क्रीमिया, ये क्रीमिया पार्ट था, एक टेरिटरी थी, एरिया था, जो 2014 में 2014 में रसिया ने फोर्सफुली अपनी फोर्स भेजी थी मिलिट्री, और अपनी रसिया में मिला लिया इसको, क्रीमिया को रसिया में, क्योंकि क्रीमिया में प्रो रशियन लोग ज़्यादा रहते थे। प्रो रशियन का मतलब है जी जो रसिया को सपोर्ट करते थे, वो चाहते थे हम रसिया में मिल जाएं, हम रसिया का ही पार्ट हों। तो यहाँ पे मूवमेंट चला और रसिया ने फोर्स भेजी और क्रीमिया को अपने हड़प लिया, इससे कैप्चर कर लिया यूक्रेन से और पार्ट बना लिया। अब यूक्रेन को फिर डर लग रहा है जी ये इसकी टेरिटरी में फिर भी हमला कर सकता है रसिया। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है, नाटो से अर्ज किया है। अर्ज का मतलब है जी, अर्ज करने का वो मतलब नहीं है जैसे शायरी के लिए बोलते हैं अर्ज किया है, ये अर्ज का मतलब है अपील करना। तो अर्ज किया है जी यूक्रेन ने, प्रेसिडेंट ने, यूक्रेन का प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्काई। व्लादिमीर जेलेंस्काई है जी इसके प्रेसिडेंट। उन्होंने नाटो के से अपील किया, कहा है कि हमारी कंट्री को नाटो का मेंबरशिप जल्दी से जल्दी बनाया जाए, इस अलायंस का, नाटो का। उसने कहा है कि हमें प्रो रशियन जो सेपरेटिस्ट हैं उनसे हमें खतरा है, मतलब सेइंग इट वाज द ओनली वे टू एंड फाइटिंग विद प्रो रशियन सेपरेटिस्ट, क्योंकि यूक्रेन में अभी भी कुछ प्रो रशियन सेपरेटिस्ट हैं। प्रो रशियन का मतलब है जी जहाँ पे प्रो लग जाए, प्रो का मतलब रशिया को सपोर्ट करने वाले कुछ यहाँ पे लोग रहते हैं यूक्रेन में। सेपरेटिस्ट का मतलब वो अलग करना चाहते हैं, और भी यूक्रेन के पार्ट को अलग करना चाहते हैं, और वो रशिया में मिलना चाहते हैं। तो इन प्रो रशियन सेपरेटिस्ट से हैंडल करने के लिए हमें नाटो का मेंबर बनाइए जल्दी से जल्दी। बैकग्राउंड यही है जी जो हमने समझा। 2014 में यूक्रेन के एक पार्ट है जी क्रीमिया, उसको मिला लिया था इसने मॉस्को ने। मॉस्को का मतलब है रसिया ने, रसिया की कैपिटल है ना मॉस्को। मॉस्को ने मिला लिया था ये क्रीमियन, ये जी क्रीमियन पेनिनसुला। पेनिनसुला बोलते हैं जी कोई भी ऐसी लैंड बॉडी जो 3 साइड से, मतलब सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड, 3 साइड से वाटर से घिरी हो। जैसे हमारा इंडियन पेनिनसुला ना, ये 3 साइड से घिरा हुआ है पानी से, इधर से और इधर से, ये पेनिनसुला होते हैं जी। हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप, प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये क्रीमियन पेनिनसुला यूक्रेन का पार्ट था जो रसिया ने मिला लिया 2014 में। तो अब इसको फिर खतरा है जी यूक्रेन को। अब ये नाटो क्या होता है जी? नाटो को देखो कई बार हम पढ़ चुके हैं वैसे भी, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है जी। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, मतलब जो जितने भी कंट्री जी उनकी मिलिट्री आपस में एक दूसरे का साथ देती हैं, सपोर्ट करती हैं। इसे वाशिंगटन ट्रीटी थी जी, उसके जरिए एस्टेब्लिश किया, इसकी स्थापना की। वाशिंगटन ट्रीटी का मतलब होता है जी संधि की। 12 कंट्री थी जी, उन्हें मिला के 12 देश आपस में साथ आए, उन्होंने एक ट्रीटी की, संधि की, वाशिंगटन ट्रीटी। रसिया में मतलब वाशिंगटन कहाँ पे? यूएस में। अमेरिका में ट्रीटी हुई, तब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। कब? 4 अप्रैल 1949 को ये ट्रीटी साइन हुई, और ये बन के तैयार होगी जी नाटो। इसका हेडक्वार्टर है जी ब्रुसेल, ये बेल्जियम है जी, एक यूरोप में कंट्री। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो अलाइंड कंबाइंड ऑपरेशन है उसका हेडक्वार्टर है, इसकी मतलब एक फोर्स है जी नाटो के जो मतलब कंबाइंड ऑपरेशन होते हैं उसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम में ही है, मॉन्स में। ये कब क्यों बनाई गई थी जी? देखो जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था ना, ख़त्म हो गया 1945 में, तो कोल्ड वार ज़्यादा तेज़ी से चल गया किसके बीच में? रसिया और, रसिया का पहले नाम था यूएसएसआर, और यूएसए के बीच में, अमेरिका के बीच में। यूएसए चाहता था कैपिटलिज्म को पूरे वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट करे। कैपिटलिज्म का मतलब है जी जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किसी कंट्री में प्राइवेट प्रॉपर्टी रहे और बिजनेस डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे चले। और यूएसएसआर सपोर्ट करता था जी कम्युनिज्म को। कम्युनिज्म का मतलब है जी एक तरह से जो
सारी प्रॉपर्टी जहाँ पे सरकार की रही, किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना रही। आपका घर भी है जर्सिया में तो वो सरकार का, आप रेंट पे कर रहे हो, कभी सरकार आपसे ले सकती है। तो ये जी कम्युनिज्म, और ये सपोर्ट कर रहे थे किसको? कैपिटलिस्ट को, यूएसए को। तो ये से बोलते हैं कोल्ड वार। ये कोई वार युद्ध नहीं था जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या लड़ाई हुई थी तलवारों से या फिर आपके बंदूक से, गोला बारूद से, लेकिन ये कोई लड़ाई नहीं थी कोल्ड वार, शीत युद्ध हिंदी में बोलते हैं जी, शीत युद्ध। ये सिर्फ आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, विचारधारा की लड़ाई, कोल्ड वार। तो उसके बाद ये नाटो बनाया किसने? रसिया ने। और वार्सो पैक्ट, नाटो के रेस्पॉन्स में रसिया ने बनाया, यूएसएसआर ने क्या बनाया था? वार्सो पैक्ट। ये भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी यूएसएसआर की, मतलब रसिया की, वार्सो पैक्ट। ये 1956 में लगभग बनाया था रसिया ने। तो ये नाटो जब बनाया, हम अभी नाटो के बारे में पढ़ रहे हैं। नाटो के सिग्निफिकेंस क्या थे? इसके सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस क्या है जी? इंपॉर्टेंस यही है, इसमें लिखा गया इस ट्रीटी में कि जो भी ये 12 कंट्री हैं, अब तो देखो जी इसके बढ़ के 30 कंट्री हो गए हैं। 30 पहले जब बनी थी तो 12 कंट्री थे, 12 कंट्री। तो इसमें लिखा था कि जो भी मान लो हमारे 12 कंट्री पे किसी पे भी अटैक करेगा, हम सब उसे मिलके धोएंगे, मतलब मिलके मारेंगे, समझ गए? इसकी सारी जो मिलिट्री है, म्यूचुअल डिफेंस होगा जी। कोई भी कंट्री पे कोई एक्सटर्नल पार्टी, इन 12 कंट्री के अलावा कोई मान लो दूसरा हम पे अटैक करेगा तो हम सब उसे मिलके सामना करेंगे, उसका अटैक करेंगे जी उस पर। ये कंपोजिशन क्या क्या है जी? इसके 12 कंट्री थे ओरिजिनली, अब 30 कंट्री। और लेटेस्ट 2020 में ही 27 मार्च 2020 को मैकेडोनिया एक नया कंट्री बना जी, नॉर्थ मैकेडोनिया, इसका नाटो का नया मेंबर बना है। इसका नाटो मेंबरशिप सबके लिए ओपन है जी, कोई यूरोपियन स्टेट के लिए, कोई भी यूरोपियन स्टेट इसका मेंबर बन सकता है जी, जो नॉर्थ अटलांटिक एरिया को सिक्योरिटी करे, उसकी संरक्षण करे। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की बात हो रही है जी, नॉर्थ अटलांटिक जो ओशियन है उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे उसको, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है जी? ऑब्जेक्टिव एक तो पॉलिटिकल तो यही है जी, कोई भी मान लो जी सारी कंट्री में क्या है जी, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज एस्टेब्लिश करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है कि हर लोकतंत्र के बेस पे रूल हो सब जगह। तो कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहती है, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहती है ताकि कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट कर सके लॉन्ग रन में। एक दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है जी, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है टारगेट या लक्ष्य। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री यही है जी, मान लो कोई अटैक करे तो क्या जी, पीसफुली रिजोल्यूशन करें डिस्प्यूट का, पहले विवाद को पीसफुली के शांति के मतलब शांतिपूर्वक, अगर डिस्प्यूट का, विवाद का निपटारा हो सके तो शांतिपूर्वक करें, नहीं तो फिर मिलिट्री तो है ही जी इनकी। देखो नाटो कोई मिलिट्री नहीं है, इसकी कोई अपनी मिलिट्री नहीं है, अपने फौजी नहीं है, सेना नहीं है इसकी। कंट्री ही क्या है, जो इसके मेंबर कंट्री है वही इसको मेंबर देते हैं जी, सोल्जर देते हैं, वही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो नाटो क्या जी, दीज आर कैरीड आउट अंडर द कलेक्टिव डिफेंस क्लाउज नाटोज फाउंडिंग ट्रीटी, आर्टिकल 5 ऑफ वाशिंगटन ट्रीटी। ये वाशिंगटन ट्रीटी है, उसका आर्टिकल 5 है जी, अनुच्छेद, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद है ऐसे इसका आर्टिकल है वाशिंगटन ट्रीटी के। उसमें ये क्या है, ये कोऑपरेट करती हैं जी कंट्रीज एक दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर, और ताकि डिफेंस किया जा सके। बस इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है अपना कन्वालेसेंट प्लाज्मा। कन्वालेसेंट प्लाज्मा एक थेरेपी है जी। ये अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा कोविड-19 के केस बढ़ गए हैं, तो फिर दोबारा से इसकी नीड देखी जा रही है कि डिमांड एंड सप्लाई लेकिन मिसमैच कर रही है। मिसमैच का मतलब क्या है जी, इसको कन्वालेसेंट जो प्लाज्मा थेरेपी है, इसके लिए क्या है, जो मान लो किसी को कोरोना हुआ है जी, इस आदमी को, ये डिब्बा बन गया जी, ये तो मान लो ये आदमी है, ये अब ये तो है जी इंसान पर्सन, इसको कोरोना हुआ जी, कोरोना हो गया तो ये ठीक हो गया। अब इसको कोरोना नहीं है, ना ही कोई सिम्टम है, इसकी बॉडी में देखा, डिटेक्ट करके हाँ इसको कोरोना है नहीं, अब इसकी कोरोना में डिटेक्ट नहीं किया। अब ये ठीक है बिल्कुल। अब इसका ब्लड सैंपल लेंगे जी, ब्लड सैंपल, ब्लड से निकालेंगे जी प्लाज्मा। ब्लड में होता है जी अंदर प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है जी? प्लाज्मा मैं बताता हूँ आपको। कभी चोट लगी है, इंजरी तो हुई होगी जी, कभी चोट लगी होगी आपको, चोट लगी होगी तो देखा होगा ब्लड निकलता है, चोट लगेगी तो ब्लड ही निकलेगा जी। तो ब्लड जब निकलेगा जी, खून, तो आपने देखा होगा एक टाइम ऐसा आता है ब्लड निकलना बंद हो जाता है, उसके बाद पानी पानी सा निकलता है, एक वाटर सा निकलता है ना, वाटर सा। तो वो वाटर है ना, जो वाटर जो लिक्विड सा निकलता है, खून बंद हो जाता है, वाटर सा निकलता रहता है, उसी को बोलते हैं प्लाज्मा। समझ गए? प्लाज्मा। अब नहीं देखा तो चोट मार के हाथ में देख सकते हो, पर देखना नहीं है तो मजाक की बात है, कभी देखा तो होगा आपने। तो इसकी ज़रूरत पड़ रही है जी अब प्लाज्मा थेरेपी की, कि ये क्या है, अभी डोनर नहीं मिल रहे हैं जी। डोनर मतलब जो दान कर सकें अपने प्लाज्मा, मिसमैच हो रहा है जी। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है अच्छे से समझते हैं अब हम इसे। ये जी प्लाज्मा थेरेपी कैसे काम करती है, कि इसमें क्या है, प्लाज्मा ट्रांसफ़र कर देते हैं। मान लो कोई कोविड-19 का पेशेंट था, ये पेशेंट है जिसको कोविड-19 हुआ, लेकिन अब ये रिकवर कर गया, ठीक हो गया। अब इसके बॉडी में कोरोना का वायरस नहीं है। अब कोरोना का वायरस नहीं है तो इससे ब्लड सैंपल लिया, ये ब्लड लिया और ये ट्यूब में रखा। अब देखो ब्लड नीचे बैठ गया, ऊपर रह गया प्लाज्मा।
ये थोड़ा येलो टाइप का सा होता है जी, जैसे ब्लड के ऊपर लिक्विड बच जाता है। इस प्लाज्मा को ले लेंगे जी और इस ब्लड को छोड़ देंगे। प्लाज्मा को लेके जिसको दूसरा पेशेंट है जिसको कोरोना, इसको कोरोना है, इसके ब्लड में इसको इंसर्ट कर देंगे इसकी बॉडी में। अब इसके क्या है जी, इसके प्लाज्मा में क्या है जी, एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी हैं। मतलब एंटीबॉडी होती हैं जी, जैसे मान लो जब आपकी बॉडी में कोई एंटीजन घुसेगा, एंटीजन का मतलब है जी कोई फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस का मतलब है विदेशी कोई तत्व आपकी बॉडी में। जैसे कोरोना घुसा, ये आपके लिए विदेशी है जी, विदेशी है, आपके बॉडी का कोई पार्ट नहीं है कोरोना, बाहर से आया ना, तो ये होगा फॉरेन सब्सटेंस, मतलब विदेशी कोई सब्सटेंस, या फिर एंटीजन बोलते हैं इसे, एंटीजन, एंटीजन याद रखो आप। तो ये से बोलेंगे जी कोरोना वायरस एंटीजन घुस गया। अब एंटीजन को काउंटर करने के लिए, इसे रोकने के लिए हमारी बॉडी डेवलप करती है एंटीबॉडी, हमारी बॉडी डेवलप करती है एंटीबॉडी डेवलप होती हैं जो एंटीजन को मारती हैं। ये कहती हैं, जैसे मान लो जी किसी गली में कुत्ते रहते हैं, अगर कोई दूसरी गली का कुत्ता आ जाए तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, उसे भगा के ही छोड़ते हैं। इसी तरह का काम है हमारी बॉडी के, कुत्ते हैं ये मान लो डॉग हैं, अगर ये दूसरे डॉग आ गए जी दूसरी कंट्री के, अब इसे भौंक भौंक के भगाएंगे ये, तो ये या तो हमारी बॉडी अपने आप डेवलप कर लेती है, अगर डेवलप नहीं कर पाती तो बाहर से दवाई देते हैं, एक्सटर्नली इंजेक्ट करते हैं कुछ दवाई, आपको दवाई देंगे, वो दवाई एंटीबॉडी डेवलप करेंगे बॉडी में, और फिर ये एंटीबॉडी होते हैं जो मारते हैं जी एंटीजन को, जो कोरोना वायरस जैसे हो गया। अब इसकी बॉडी में देखो जी, जो ठीक हो चुका है ये पर्सन, इसकी बॉडी में तो एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, तो इसकी बॉडी से प्लाज्मा लेंगे, इसकी बॉडी में रख देंगे पेशेंट की में, ताकि ये एंटीबॉडी डेवलप कर सके और कोरोना को मार सके। इस तरह से ये काम करती है जी सारी प्लाज्मा थेरेपी, इसी पे बेस्ड है ये सारा कुछ। ये लिखा, आप पॉज करके एक बार जरूर इसे पढ़ लेना, समझे, यही सारा प्रोसेस है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा स्पेस डेब्रिस। स्पेस डेब्रिस क्या है, देखो डेब्रिस का मतलब होता है कचरा, कचरा या कूड़ा करकट जो भी होता है जी, कचरा। स्पेस का मतलब है आसमान, आसमान में जो कचरा कूड़ा है जी वो स्पेस में घूम रहा है, उसे स्पेस डेब्रिस कहते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए जी अभी फंडिंग मिली है जी स्पेस डेब्रिस के लिए। कुछ साइंटिस्ट हैं जी, एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, इसे जी इसने प्रिडिक्ट किया है कि स्पेस डेब्रिस कॉलिजन के लिए, कॉलिजन का मतलब है जी टकराना, कि जो स्पेस में डेब्रिस है, जो आसमान में कूड़ा करकट है, मतलब कूड़ा कचरा क्या है जी, किसका है वो, जैसे सैटेलाइट भेजते हैं जी हम आसमान में, सैटेलाइट उपग्रह, सैटेलाइट भेजा, अब ये सैटेलाइट इसकी कुछ लिमिट होगी ना, कुछ इसकी एज होगी ना कि कितने साल तक काम करेगा। मान लो जी 2 साल के लिए, 3 साल के, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, कुछ तो लिमिट होगी। उस लिमिट के बाद अब ये ऐसा तो नहीं, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी तो नहीं कि ये सैटेलाइट भेजा हमने, ये अर्थ के पास ये चारों ओर घूम रहा है ये सैटेलाइट, और जब इसका काम पूरा हो गया कि इसे वापस बुला लें। अब ऐसी टेक्नोलॉजी तो अभी डेवलप होनी है कि इस ये का काम खत्म हो गया, अब भाई साहब आ जाओ, वापस आ जाओ अर्थ पे, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। फिर क्या करता है ये, 3 साल 2 साल, जब भी जितने साल भी ये काम करेगा, जब तक एज है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यहीं पे घूमता रहेगा चारों ओर, अर्थ के चारों ओर। ये हो गया जी अब डेब्रिस, ये कचरा हो गया, क्योंकि काम तो कुछ कर नहीं रहा है, ना तो कम्युनिकेशन में, ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा सैटेलाइट। अब ये ही क्या जी, इसको इसने जो ये इंस्टीट्यूट है इसने रिसीव किया जी रिसर्च फंडिंग, इसने फंडिंग ली है, अभी इसको मनी मिली है जी, पैसा मिले हैं, किसने दिया, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के जरिए इसे पैसा मिला है। और इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा जी, इसको करेगा जी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंप्लीमेंट कर रहा है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को। ये एक मिशन है, मतलब ये गाइड कर रहा है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे फंडिंग मिली है इस इंस्टीट्यूट को, किस लिए, ताकि ये स्पेस डेब्रिस के बारे में रिसर्च और कर सके। तो इसने प्रोजेक्ट तैयार किया जी इस इंस्टीट्यूट ने, उसका नाम है ऑर्बिट कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। बहुत लंबा नाम है जी, पर याद तो करना ही पड़ेगा। तो ये कंप्लीट करना है जी 2 ईयर में, 2 साल में कंप्लीट करना है। ये क्या करेगा, स्पेस में क्या सिचुएशन है उसके लिए जागरूक करेगा साइंटिस्ट को, कि आसमान में सिचुएशन क्या है, कितना डेब्रिस है, ये जानकारी देगा ये प्रोजेक्ट। अब ये स्पेस डेब्रिस को अच्छे से समझते हैं, ये देखो पहले डायग्राम तब समझ में आएगा आपको। ये जी स्पेस डेब्रिस, ये अपनी अर्थ है पृथ्वी, इसके देखो ये सैटेलाइट के पार्ट घूम रहे हैं ना, छोटे छोटे बहुत स्मॉल पार्ट। अब इनको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत छोटे स्मॉल पार्ट होते हैं, जो बड़े बड़े चलो दिखाई दे रहे हैं आपको सैटेलाइट इमेजरी के जरिए, इमेज ले लेंगे सैटेलाइट से, ये घूम रहे हैं यहाँ पे, यही होता है स्पेस डेब्रिस। स्पेस डेब्रिस इसके नुकसान बहुत हैं जी, ये ग्लोबल थ्रेट है, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्या क्या, ये जैसे मान लो कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं जी सैटेलाइट वगैरह, उनकी फंक्शनिंग में रोक सकता है। ट्रांसपोर्ट वगैरह, वेदर, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, रिमोट सेंसिंग के काम को सबको रोक सकता है। कैसे, मान लो जो और सैटेलाइट है यहाँ पे और भी तो सैटेलाइट हैं जो काम कर रहे हैं, अगर ये उनसे टकरा गए तो उस सैटेलाइट को डैमेज कर सकते हैं ना, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो ये ही प्रिडिक्ट किया जा रहा था। प्रिडिक्ट का मतलब होता है
भविष्यवाणी करना या पूर्व अनुमान लगाना, कल्पना करना एक तरह से। प्रेडिक्टिंग कॉलिजन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दीज स्पेस डेब्रिस इज क्रूशियल फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। अगर मान लो जी ये कॉलिजन कर जाते हैं, कॉलिजन का मतलब टकरा जाते हैं ये स्पेस ऑब्जेक्ट जो घूम रहे हैं सैटेलाइट से जो काम कर रहे हैं, तो बहुत ही सारे नुकसान हो सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए। मान लो कोई सैटेलाइट हमने भेजा हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है हमें, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो हमें जी हमारा तो काम बिगड़ जाएगा ना सारा। तो ये सिर्फ इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम है जिसने भी सैटेलाइट भेजे हुए स्पेस में। अब ऐसा थोड़ी नहीं है अमेरिका या चाइना के लिए अलग अर्थ है, इसी अर्थ पे तो रहते हैं, इसी पे सैटेलाइट भेजते हैं वो भी स्पेस में। तो ऐसा जो स्पेस डेब्रिस है लगभग अमाउंट कितना है 5 लाख से लेकर जी 10 लाख तक, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख पीसीज हैं ऐसे जो करंट सेंसर टेक्नोलॉजी ने डिटेक्ट किए हैं। लेकिन ये जो करंट सेंसर टेक्नोलॉजी है वो स्मॉलर जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनको डिटेक्ट नहीं कर सकती। ये तो थोड़े थोड़े बड़े हैं जी डिटेक्ट कर लिए, लेकिन छोटे उनको डिटेक्ट कैसे करें। ये कितनी स्पीड में मूव कर रहे हैं, ये जी 28,162 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं जी। एक घंटे में 28,000 से ज़्यादा ये स्पीड पे मोशन कर रहे हैं। जैसे आपकी कार गाड़ियाँ बाइक चलती है ना 100 स्पीड तक, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देखो अब ये कितना स्पीड पे चल रहे हैं। अगर ये सैटेलाइट से टकरा गए तो सैटेलाइट का क्या हाल होगा ये आप सोच सकते हो। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के क्या सिग्निफिकेंस है जी। जो ये प्रोजेक्ट चला रहा है दिल्ली में इंस्टीट्यूट है जो इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट है जो, इसके इम्पोर्टेंस यही है जी। एक तो जी वैल्यू $7 बिलियन लग रहे हैं इसमें, इस प्रोजेक्ट में। ये बताएगा सारा कि एक फ्लेक्सिबल स्केलेबल ट्रांसपोर्ट एंड इंडिजिनस कॉलिजन प्रोबेबिलिटी सॉल्यूशन, मतलब कि ये इससे कॉलिजन से कैसे बचा जा सके इसके सॉल्यूशन तैयार करेगा जी ये प्रोजेक्ट। अब इसके लिए जी इसरो ने एक वो बनाया हुआ है, जी सेंटर जिसका नाम है नेत्र। इसरो क्या है आपको पता है ना, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो एक स्पेस एजेंसी है इंडिया की जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है स्पेस में। अब इसरो ने एक सेंटर बनाया हुआ है जी नेत्र नाम से, ये बेंगलोर में सेटअप किया है। ये इसका नाम है पूरा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, जिसका शॉर्टकट में नेत्र बोलते हैं। ये देख सकते हो जी बेंगलुरु में कुछ ऐसा सेंटर है जो स्पेस के रिगार्डिंग कुछ जानकारी देता है जी। ये नेत्र ऑब्जेक्ट को मॉनिटर करता है, स्पेस में ट्रैक करता है, प्रोटेक्ट करता है नेशनल स्पेस असेट्स को। नेशनल स्पेस असेट का मतलब है जी, असेट का मतलब होता है संपत्ति, और स्पेस में जो असेट है क्या है, सैटेलाइट है स्पेस में। तो स्पेस में असेट क्या संपत्ति हमारी, सैटेलाइट ही तो है, वहाँ पे कोई ज़मीन थोड़ी नहीं है, लैंड थोड़ी नहीं है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये नेत्र अभी बनाया। इस तरह के जो नेत्र सेंटर है इसरो ने बनाया, इस तरह के यूएसए, रसिया और यूरोप के पास भी है जी ऐसे सेंटर जो वार्निंग देते हैं कॉलिजन के रिगार्डिंग। कोई स्पेस ऑब्जेक्ट हमारे सैटेलाइट से टकराने की मतलब टकरा रहा है या नहीं टकरा रहा है, कॉलिजन कर रहा है, उसके बारे में वार्निंग देते हैं, चेतावनी। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी अपना नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेक्स्ट हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ये क्या है, ये जी अभी इसका सेकंड फेज चल रहा है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये इसलिए बनाया गया था ताकि सुपर कंप्यूटर हमारी कंट्री में डेवलप किया जा सके अच्छी हाई स्पीड के। ये सुपर कंप्यूटर इसलिए डेवलप किया गया था कि कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बनाई जा सके हमारे सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड की। ये अंडर द विद द नेशनल नॉलेज नेटवर्क, एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क है जी जो इंडिया ने चलाया था ताकि नेशनल में, राष्ट्र में नॉलेज को इंक्रीज किया जा सके। उसी के ये इसके साथ मिलके सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड तैयार करेगा जी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसे गाइड कौन कर रहा है, मतलब मार्गदर्शन कौन कर रहा है जी इसका, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहा है जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। एक कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसको गाइड कर रहे हैं। इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा जी, इम्प्लीमेंट मतलब लागू कौन करेगा, 2 सेंटर करेंगे जी। एक है सीडैक, ये पुणे में सीडैक है जी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यही सुपर कंप्यूटर डेवलप करता है जी हमारी कंट्री के लिए, सीडैक पुणे में। और एक है जी IISc, ये बेंगलुरु में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये दोनों मिलकर इसे इंप्लीमेंट करेंगे। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात हो रही है। सेकंड फेज कंप्लीट होगा जी सितंबर 2021 में इस मिशन का, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात कर रहे हैं हम। इसका कंप्लीट हो जाएगा 2021 में सितंबर में। ये क्या है, अभी इसने ये करेगा कि सुपर कंप्यूटर जो बनाया जाएगा लगभग उसकी स्पीड होगी जी 16 पेटाफ्लॉप, कंट्रीज कंप्यूटिंग पावर टू 16 पेटाफ्लॉप तक। ये स्पीड है जी कंप्यूटर की स्पीड, सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापने की एक इकाई है पेटाफ्लॉप, 16 पेटाफ्लॉप तक। अभी जो हमारे पास है जी सुपर कंप्यूटर वगैरह, पहला इंडिजिनस था जी हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो हमने इंडिजिनसली डेवलप किया था। इंडिजिनसली का मतलब है जी हमारी कंट्री में खुद डेवलप किया था, उसका नाम था परम शिवाय। ऐसे बहुत सारे और सुपर कंप्यूटर बनाए हमने, जैसे परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगणक। तो ये इस नाम से आ जाए ना परम शिवाय वगैरह, समझ लेना सुपर कंप्यूटर है, मैच द फॉलोइंग में आ जाए तो।
पूछ लेता है कभी कभी ये क्या है। एक हमारे पास परम सिद्धि नाम का है जी सुपर कंप्यूटर। ये एआई बेस्ड है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है जी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जब मशीन अपने आप मनुष्य की तरह, पर्सन की तरह सोच के काम करे। जैसे मान लो जी एग्जांपल, फ़ोन जब कभी आप मान लो कस्टमर केयर पे बात किया आपने अपने मोबाइल से, वो क्या है जी, जब वो कहता है कि हिंदी में सुनने के लिए एक दबाएं, फॉर कंटिन्यूइंग इन इंग्लिश प्रेस 2, ऐसा कुछ देता है ना कंप्यूटर, उसमें बोलता है। ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जांपल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करिए, वहाँ पे कोई लड़की थोड़ी ना बैठा रखी है, वो कंप्यूटर ही तो बोल रहा है। तो ये जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप ही काम करे। आप एक दबा दोगे तो वो एक के रिगार्डिंग आपको सारी डायरेक्शन पे चलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन देगी, वो कंप्यूटर वाली लड़की होती है जो। अब ये परम सिद्धि ऐसी एआई बेस्ड है, हमारा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। ये अभी जो रैंकिंग हुई थी सुपर कंप्यूटर की, रैंकिंग निकलती है जी एक, उसमें टॉप 500 सुपर कंप्यूटर थे जी, मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। उसमें इंडिया का ये परम सिद्धि आया था 63 नंबर पे ग्लोबल रैंकिंग में। 16 नवंबर 2020 को ये रैंकिंग रिलीज की गई थी। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा चैप टेक्नोलॉजी, डीआरडीओ ने डेवलप की है जी। डीआरडीओ क्या है जी? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है जी, पार्लियामेंट के पास ही इसका हेडक्वार्टर है। ये क्या डेवलप करती है? डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए इक्विपमेंट डेवलप करती है, मिसाइल वगैरह बनाना, छोटे हेलीकॉप्टर बनाना ये डेवलप करती है डीआरडीओ। इसने अभी चैफ टेक्नोलॉजी डेवलप की है जी, एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी। किस लिए? ताकि जो नवल शिप है उनको सेफ गार्ड किया जा सके अगेंस्ट एनिमी मिसाइल अटैक। नवल शिप का मतलब है जी हमारी इंडियन नेवी है, जो नौसेना है, जो ओशियन में तैनाती है ना हमारी मिलिट्री, उसको बोलते हैं नेवी। नहीं पता तो आपको, नवल शिप, शिप का मतलब है पानी के जहाज। नेवी के जो शिप हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको संरक्षण करने के लिए ये टेक्नोलॉजी काम करेगी। मान लो कोई एनिमी हमारा शत्रु मिसाइल अटैक करना चाहता है, मिसाइल अटैक के से बचाएगी ये टेक्नोलॉजी। ये देखो जी, ये है चैप टेक्नोलॉजी से बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। ये है जी शॉर्ट रेंज चैप, और ये जी आपका मीडियम रेंज, सॉरी लॉन्ग रेंज वाला, और ये है मीडियम रेंज वाला। चैप टेक्नोलॉजी बेस्ड है ये। रॉकेट सिस्टम है जी, रॉकेट है एक तरह से, रॉकेट समझे। शॉर्ट रेंज चैप रॉकेट, और ये लॉन्ग रेंज चैप रॉकेट, और ये मीडियम रेंज चैप रॉकेट। ये किसने डेवलप किया? डीआरडीओ की एक लैब है जी, कहाँ पे? जोधपुर में, डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर में। इसने डेवलप किए हैं जी, इंडिजिनसली डेवलप किए हैं। इंडिजिनसली का मतलब है हमने खुद डेवलप किए हैं, किसी और से सहायता नहीं ली है। ये 3 तरह के डेवलप किए हैं जो हमने देखा, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज चैप टेक्नोलॉजी रॉकेट। ये इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे जी। क्या काम करेंगे ये काम करेंगे जी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मीजर टेक्नोलॉजी है। ये प्रोटेक्ट करेंगे नेवल शिप को, जो हमने जाना। जैसे मान लो जी हमारी शिप घूम रही है समुद्र में, जहाज नेवी की। अब ये क्या है जी, जो एनिमी होते हैं मान लो, वो रेडार से पता लगाते हैं ना। रेडार एक सिस्टम होता है, अगर आपने रेडार नहीं पता क्या होता है, डॉपलर रेडार और रेडार। सिंपल सी एस सी जहाँ पे लिखा है ना नीचे, क्लिक करिए, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाइए, और साइंस एंड टेक की प्ले लिस्ट में जाओगे, वहाँ पे डॉपलर रेडार का एक टॉपिक मिल जाएगा जी। या जब आप सिंपल सी एस सी पे क्लिक करोगे तो शायद सामने ही आ जाए डॉपलर रेडार, तो उसको लेक्चर को देखिए जी। वो देखो, हर बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे इस रिलेटेड, आप जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखा है तो, अगर देख भी लिया है ना, आप भूल गए तो रिवाइज करिए ज़रूर, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगी रेडार वेडार कैसे काम करते हैं ये। तो ये रेडार से डिटेक्ट करते हैं जी, लेज़र लाइट डालते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और उससे डिटेक्ट करते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी होगी, जो रॉकेट सिस्टम, ये चैप टेक्नोलॉजी के रॉकेट हैं, ये क्या करेंगे जी, काउंटर कर देंगे। यहाँ पे एक सील्ड सी बना लेंगे जी, सील्ड, और जो लेजर लाइट आएगी उसे को डिटेक्ट नहीं करने देंगे इसको, शिप को, समझे। एक तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। और मिसाइल भी, मान लो कोई मिसाइल भी को भी डिफ्लेक्ट कर सकते हैं ये रॉकेट। मान लो कोई मिसाइल दाग रहा है जी, उसको भी डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो इस तरह से नेवल शिप को प्रोटेक्ट करेंगे जी। चलते जी नेक्स्ट पे, ये था इसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा एआई पोर्टल सुपेस। ये एआई क्या है? वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक पोर्टल बनाया है जी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में किसने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी लॉन्च किया है। हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं इंडिया के, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने लॉन्च किया है जी ये पोर्टल। पोर्टल का मतलब है जी एक इंटरनेट पे साइट बनाई है, जैसे आप google.com खोलते हो। इसका नाम है जी सुपेस। ये जुडिशियल सिस्टम के लिए बनाई है, जुडिशियल रिसर्च वगैरह में असिस्ट करेगी। असिस्ट का मतलब है हेल्प करना, सहायता करेगी। सुपेस का मतलब क्या है जी, इसकी फुल फॉर्म है, सू से जी सुप्रीम कोर्ट, और पी से पोर्टल, ए से असिस्टेंस, और ई से जी एफिशिएंसी, और सी से कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, सुप्रीम कोर्ट को असिस्टेंस करेगा जी। इससे पहले एक ई कोर्ट प्रोजेक्ट चल रहा है जी हमारी कंट्री में इसी तरह का, उसको भी ये सहायता करेगी जी ई कोर्ट प्रोजेक्ट में। तो ये नेशनल, किसके बेस पे, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जुडिशियल सिस्टम में भी आईसीटी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सके, इसलिए ये सिस्टम लाया गया है ताकि ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन हो, समझे। एक तरह से ये ई कमेटी ने सबमिट किया है जी, सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी है उसने सबमिट किया है ये सुपेस पोर्टल, कि इस तरह का कोई पोर्टल बनाया जाए। अब पोर्टल के बारे में कैसे काम करेगा जी, इसे देखते हैं। देखो जी, ये पोर्टल अगर सिंपल भाषा में कहूँ मैं, ऐसा होगा, मान लो एक जज बैठा है जी कोर्ट में, ये फैसला सुना रहा है। अब इसे मान लो जी यहाँ लॉयर है, एडवोकेट हैं, वकील, इन्होंने कुछ दलील दी, इन्होंने कुछ बताया। अब ये लॉयर, ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जी, मान लो कोई भी जज है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कोई फ़ायदा, मतलब कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं और उन्हें कुछ ज़रूरत पड़ रही है जी, बुक मंगाते हैं ना, ये यहाँ पे खड़ा होता है ना कि साइड में दो तीन लोग खड़े होते हैं, ये इनसे बुक मंगाते हैं, देखते हैं हाँ इस प्रोविज़न में क्या लिखा हुआ है बुक में कि ये इसको सज़ा सुनाई जाए किसी विक्टिम को, तो क्या है, तो बुक मंगाते हैं। अब ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, कभी कभी बुक को देखने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो ये तारीख पे तारीख चलते रहते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं केस को, फिर तारीख पे तारीख केस लंबा खिंच जाता है, डिले हो जाता है। तो इसके लिए क्या है जी, ये सीधा इन पे के पास लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, देखेंगे उस बुक को, उसमें देखेंगे इसके प्रोविजन में क्या लिखा है, उस साइट पे देखेंगे, सुपेस पोर्टल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सारा फ़ायदा होगा जिसका। अब डिटेल में क्या इसमें राम कथा लिखी है जी, वो देखते हैं। ये एक टूल है जी जो कलेक्ट करता है रिलेवेंट फैक्ट्स और लॉज एंड मेक्स देम अवेलेबल टू जज। जज के लिए ये फैक्ट और लॉ, कानून क्या जी, अवेलेबल होंगे एक प्लेटफॉर्म पे, कि सारे लॉ वगैरह देख सकेगा, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, किसके बेस पे क्या सज़ा सुनानी चाहिए। इट इज़ नॉट डिजाइन टू टेक डिसीजन, ये कोई डिसीजन नहीं लेगा जी, बस क्या है, जज को एक तरह से सहायता करेगा, असिस्ट करेगा कि लॉ वगैरह देख सकेगा इस पोर्टल पे जाकर। जैसे आप गूगल पे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर लेते हो ना, ऐसी सू पोर्टल पे जज के लिए इन्फॉर्मेशन होगी जी सारी। तो इस तरह से ये पहले भी इनिशियली यूज किया जा चुका है बॉम्बे और दिल्ली हाई कोर्ट में, इसे यूज किया जा सका जी क्रिमिनल मैटर्स में, ऐसा ही इस पोर्टल। सिग्निफिकेंस क्या होंगे जी इसके, इंपॉर्टेंस मतलब क्या महत्वपूर्ण होंगे, क्या इसके होंगे जी, फ़ायदे क्या होंगे इसके। देखो जी, फ़ायदे तो एक यही होंगे, जज के लिए आसानी होगी, समझे। दूसरा, टाइम सेविंग प्रोसेस होगा, क्योंकि अभी क्या है, जो पेंडेंसी होती है केसेज में, वो इसी की वजह से होती है, उन्हें देखना पड़ता है लॉ वगैरह जज को, फिर वो तारीख दे देता है, नई नेक्स्ट डेट दे देगा कि हियरिंग के लिए। तो ये रिड्यूस होगा जी, टाइम डिले में रिड्यूस होगा। नेक्स्ट क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या होगा जी, इफेक्टिव और टाइम बाउंड मैनर में किसी जजमेंट का कोई जजमेंट मतलब फारिग हो सकेगा, मतलब किसी का डिसीजन, मान लो जी किस केस पे डिसीजन लेना होगा, तो टाइम बाउंड मैनर में आ जाएगा जी, कम समय में, इफेक्टिव वे से। तो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म एक तरह से ट्रांसपेरेंट बनेगा और कॉस्ट एफिशिएंट, मतलब मान लो जी जब तारीख पे तारीख ज़्यादा लगेंगे तो सिस्टम में ज़्यादा कॉस्ट भी तो आती है, कीमत भी तो आती है केस में, तो कॉस्ट कम बचेगी। अब इसके चैलेंजेस क्या है जी, मतलब क्या क्या चुनौतियाँ इसके सामने, चुनौतियाँ यही हैं जी। सुपोस के जो सुपेस है, ये पोर्टल है, इससे क्या होगा, देखो जी, जो जज के साइड में खड़े होते हैं ना लोग, अब जज को उनकी ज़रूरत नहीं होगी, या फिर जज मंगाता है जी बुक वगैरह लॉ देखने के लिए, उनकी ज़रूरत नहीं होगी। अब इनका रोज़गार तो छिन जाएगा, एम्प्लॉयमेंट, इनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो छिन जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी जी इससे, एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है जी। अब इससे पहले एक ई कोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था एसआई जुडिशियरी ने, तो ये क्या था, ये था कि इंडियन जुडिशियरी को ट्रांसफॉर्म किया जाए आईसीटी टेक्नोलॉजी में, मतलब कोर्ट को आईसीटी टेक्नोलॉजी यूज करे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंटरनेट वगैरह का यूज करें। ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट था जी, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फंड किया था, मतलब मनी किसने दी थी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ई कोर्ट प्रोजेक्ट को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने। ये विभाग मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर काम करता है जी। सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए ये मनी दी थी। प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्जेक्टिव यही थे जी ई कोर्ट के टाइम बाउंड मैनर में सिटीजन सेंट्रिक डिसीजन हो जी, सर्विस डिलीवरी हो और एफिशिएंट डिसीजन हो। टू डेवलप एंड इंस्टॉल इम्प्लीमेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कोर्ट में जी ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया जाए ताकि वो डिसीजन सपोर्ट करे सिस्टम को। नेक्स्ट, टू ऑटोमेट द प्रोसेस टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है जी ओपननेस, पारदर्शिता, कि कोई करप्शन वगैरह ना हो, डिसीजन में ज़्यादा डिले ना हो, ये इन्फॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी हो सारे स्टेक होल्डर को, इसलिए ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट चलाया गया था। जुडिशियल प्रोडक्टिविटी में इनहेंस हो, इनहेंस का मतलब है जी इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी का मतलब है जी कम समय में ज़्यादा डिसीजन ले लें, फैसले सुनाएं, ज़्यादा केस पेंडिंग ना रहें, तो प्रोडक्टिविटी आए। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम सबके लिए अफोर्डेबल हो, अफोर्डेबल का मतलब है जी कम पैसे में सब
अफोर्ड कर सकें, ले सकें डिसीजन, क्योंकि फीस लगती है ना कोर्ट में जब आप केस फाइल करने जाओगे, तो वो अफोर्डेबल हो, कम फीस में सबके लिए उपलब्ध हो। नेक्स्ट है जी एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल का मतलब कोई भी जाके अप्रोच कर सके, पुअर से पुअर लोग अप्रोच कर सकें। कॉस्ट इफेक्टिव हो मतलब कम पैसा लगे। प्रिडिक्टेबल हो, रिलायबल हो और ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शिता हो जी, ओपननेस हो, कोई ऐसा ना हो कि जज भी कभी देखते हैं ना करप्शन के केस में, उन पर करप्शन चार्जेस लगते हैं बहुत सारे केसेस में, तो ट्रांसपेरेंट हो मतलब उन पर क्या है जी, सबको पता हो क्या डिसीजन किस बेस पे और किस बेस पे लिया गया हो और जल्दी लिया गया हो, डिले ना हो कोई केस में। तो ये सारे उपलब्ध कराने के लिए फैसिलिटी ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट चलाया गया था। अब यही थे जी हमारे आज के टॉपिक। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जी ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दिए हैं जी, कुछ आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा शायद। इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या ये संवैधानिक संस्था है? आपको करेक्ट बताना जी। इट कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड 3 विजिलेंस कमिश्नर। इसमें एक चेयरपर्सन हो जाता है सीवीसी में और 3 मेंबर होते हैं इसके, जिन्हें विजिलेंस कमिश्नर बोलते हैं। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा, 1 2 दोनों करेक्ट या दोनों सही। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें एक चेयरपर्सन और नॉट मोर देन 2 मेंबर अपॉइंट करते हैं जी, 2 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। हाँ स्टैट्यूटरी बॉडी हमने अभी तो पढ़ा, 2003 में एक एक्ट बनाया जी, एक्ट के जरिए बना दिया एज सीवीसी एक्ट, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स ए यूजर टू ऑब्टेन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अनदर कंप्यूटर एक्टिविटी। ऐसा सॉफ्टवेयर का नाम बताना जी जो दूसरे के कंप्यूटर में जाके घुस जाता है सॉफ्टवेयर और उसके कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन बताता है उस पर्सन को जिसने सॉफ्टवेयर भेजा है। तो कौन सा है जी, मालवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर या ट्रैकवेयर? आपका आंसर है जी सी, स्पाईवेयर होता है जी, ऐसा उसे बोलते हैं। किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देता है कोई हैकर होता है, जो हैकर का मतलब जो डेटा चोरी करने वाला है, हैक करने वाला है, हैक का मतलब चोरी समझ लो जी, डेटा चोरी करने वाला है, इसके कंप्यूटर में भेज देगा स्पाईवेयर को, ईमेल के जरिए, किसी के जरिए, इंटरनेट के जरिए, या फिर इंस्टॉल कर देगा जी किसी तरह से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बता रहता रहेगा इस हैकर को। नेक्स्ट है जी इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी व्हाट इज़ द DDoS। ये बताना है जी DDoS क्या है जी साइबर सिक्योरिटी में, क्या मतलब है इसका? आपके ऑप्शन है ए स्टैंड अलोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर। ये एक ऐसा प्रोग्राम हो जाता है जी मालवेयर जो कंप्यूटर में मान लो एक बार आ गया, रेप्लिकेट होता रहता है वायरस की तरह, मतलब इसके एक से लेकर दूसरे प्रोग्राम बन गए और इस तरह से कंप्यूटर में स्प्रेड करने लगता है सारे कंप्यूटर में। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाएगा। या फिर नेटवर्क ऑफ प्राइवेट कंप्यूटर इन्फेक्टेड विद मैलिशियस सॉफ्टवेयर एंड कंट्रोल एज ए ग्रुप विदाउट ओनर्स नॉलेज। मान लो जी जिसका कंप्यूटर है, ओनर है जो कंप्यूटर, उसकी नॉलेज के बिना कोई ऐसा नेटवर्क उसके मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो जाए जो उसके कंप्यूटर को कंट्रोल कर ले। नेक्स्ट है जी कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइंड टू असिस्ट इन सेंडिंग ऑफ द स्पैम। या कोई ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ये जो DDoS की बात हो रही है जी, DDoS ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो स्पैम वगैरह सेंड करने के लिए सहायता करता है। नेक्स्ट है जी डिस्टर्बिंग द नॉर्मल ट्रैफिक ऑफ ए टारगेटेड सर्वर और नेटवर्क विद ए फ्लड ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक। या फिर जो मान लो जी सर्वर इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके जो सर्वर है उसमें क्या जी उसको टारगेट करता है, उस सर्वर को ही डाउन कर देता है, आप इंटरनेट नहीं चला पाओगे या कुछ सर्च नहीं कर पाओगे, आपके मतलब इंटरनेट को डैमेज कर देगा एक तरह से। तो क्या होता है जी बताओ? DDoS की फुल फॉर्म होती है जी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। जी हाँ, इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, ये सर्वर को बिल्कुल डैमेज कर देता है जी, टारगेट करता है सर्वर को नॉर्मल ट्रैफिक में, और इंटरनेट के जो फ्लडिंग है उसको टारगेट करता है। नेक्स्ट है जी हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना आपको। शेयर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया हैव डिक्रीज फ्रॉम द ईयर 1980 टू 2015। क्या जो स्मॉल छोटे और बीच वाले जो किसान होते हैं जी, छोटे और माइक्रो लेवल के जो फार्मर होते हैं, उनकी संख्या घटी है 1980 से लेकर 2015 के बीच में, मतलब डिक्रीज हुई है क्या उनकी जो संख्या है, पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है जी द सेंटर हैज़ इनकरेज फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, नाबार्ड, स्टेट गवर्नमेंट एंड NGO। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है जी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इनकरेज करती है जी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, किसके अंडर? एक ये है जी स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, नाबार्ड के जरिए, स्टेट गवर्नमेंट के जरिए, NGO के जरिए, इनसे सहायता लेके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को एनकरेज करती है ताकि वो फार्मर को क्या जी सहायता दे सकें। बताओ जी कौन सा सही है? देखो आपके ऑप्शन भी तो देख लो, 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों सही या दोनों गलत। देखो जी पहला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1980 से लेकर 2015 तक जो स्मॉल फार्मर है वो इंक्रीज हुए हैं, मतलब
पहले स्मॉल फार्मर्स, आप खुद सोचो, मान लो 1980 में एक परिवार में सिर्फ 2 लोग थे, अब इन 2 लोगों के जी 2 से 4 बन गए, अब 4 से 8 बन गए, जनसंख्या तो बढ़ी रही है ना। अब इनके पास मान लो जी 20 फील्ड थे, 20 एकड़ ज़मीन थी, अब ये ज़मीन सब में बटेगी ना, तो ज़मीन सब में बटेगी तो छोटे फार्मर, छोटे किसान ही तो हो गए, किसी के पास आधा किला है, किसी के पास एक खेत है, तो घटे हैं ना कि बढ़े हैं, समझ गए। इसमें लिखा है डिक्रीज, डिक्रीज नहीं हुआ बल्कि इंक्रीज हुए जी, छोटे फार्मर और ज़्यादा इंक्रीज हो गए, तो ए बिल्कुल गलत है जी, लेकिन बी हमारा करेक्ट है, सेकंड बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है जी सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपोनेंट ऑफ ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन विल बी मॉनिटर्ड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट आउटकम इंडिकेटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। देखो जी, जो स्वच्छ भारत मिशन चलाया था हमने ग्रामीण क्षेत्र में इंडिया ने, ताकि ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया हो सके। ओपन डिफिकेशन का मतलब है जी खुले में शौच करने ना जाए, जो आप जाते हो जी, तो ये ओपन डिफिकेशन फ्री करने के लिए सॉलिड जो वेस्ट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका कुछ कंपोनेंट है, तो वो कंपोनेंट बताने जी कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, किस एरिया में फॉल कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, फीकल स्लज मैनेजमेंट। कौन सा जी बताओ, 1 2 3 1 3 4 ऑल ऑफ द अबव या 2 3 4। देखो जी ऑल ऑफ द अबव है सी, सारे इसके कंपोनेंट हैं, इनको सबको, सारे वेस्ट हैं जो ये कचरे हैं इनको मैनेज करना है जी, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के जरिए सबको मैनेज करना है। नेक्स्ट है जी वाई डू exotic species pose a threat to an indigenous ecosystem such as in lake or an isolated island in the Andamans। देखो जी एक्जोटिक स्पीसीज को बोलते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज भी बोलते हैं। इन्वेसिव ऐसे स्पीसीज होते हैं जी एक्जोटिक। मान लो हमारा इंडिया है, इंडिया में कोई स्पीसीज नहीं है, मान लो जी ए स्पीसीज का मतलब प्लांट हो सकता है, ट्री हो सकता है, या एनिमल हो सकता है जी, कोई जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्पीसीज का मतलब कोई भी प्लांट, ट्री, पौधा, पेड़, या आपके एनिमल, जानवर, कुछ भी। तो कोई भी मान लो स्पीसीज बाहर से लाए जो हमारे इंडिया में नहीं है और यहाँ पे लाके इंडिया में छोड़ दिया, अब उससे क्या क्या नुकसान है हमारे इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम हमारा यही है जी, पर्यावरण, ये समझ लो आप। तो ये बताओ जी क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। मान लो अंडमान में छोड़ दिया कोई एक्जोटिक स्पीसीज लाके, तो उससे क्या नुकसान है। सच स्पीसीज कॉम्पीट विद द लोकल और नेटिव स्पीसीज फॉर फूड। अब ये स्पीसीज आ जाएंगी जी जो हमारे यहाँ पे निवासी लोग रहते हैं, या मतलब जो स्पीसीज रह रहा है जी, कोई भी पेड़ पौधे, जंगली जानवर, उसके साथ मुकाबला करेंगे जी, उसके फूड जो खाता है उसमें शेयर लेंगे। नेक्स्ट बोल रहा दे मे बी प्रीडेटर ऑफ लोकल स्पीसीज। जो लोकल स्पीसीज होते हैं जी ये प्रीडेटर हो सकते हैं, मतलब क्या जी, ये इनका खाना खा लेंगे, मतलब इन्हीं को खा जाएंगे, समझे, इन्हीं को खा सकते हैं। या थर्ड स्टेटमेंट, यहाँ थर्ड लिख लो जी, मिस प्रिंट हो गया, थर्ड स्टेटमेंट है ये, सच स्पीसीज में कॉज डिसीज इन नेटिव स्पीसीज। अगर ये स्पीसीज हैं जी यहाँ पे आके बीमारी भी फैला सकते हैं और स्पीसीज में। तो बताना जी आपको 1 2 1 3 2 1 2 3 या 2 3। देखो जी सारे करेक्ट है, सी आंसर हो जाएगा, सारे ही ऑप्शन होंगे इससे जो अभी पढ़े हमने। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस होता है जी, उसके रिगार्डिंग आपको बताना जी स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। पहला कह रहा है फॉस्फोरस साइकिल इज लार्जली एटमॉस्फेरिक एंड इजीली डिजोल्व इन वाटर फ्रॉम एयर। ये जो फॉस्फोरस होता है जी, क्या एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में मिलता है, वातावरण में, और वाटर में डिजोल्व हो जाता है क्या इजीली। Phosphorus occur as a mineral in phosphate rocks and enter the phosphorus cycle from erosion and mineral mining activities। phosphorus क्या जी, एक मिनरल होता है जो फॉस्फेट रॉक में पाया जाता है जी, चट्टानों में, पत्थरों वगैरह में, चट्टानों से निकलता है, और ये क्या जी माइनिंग एक्टिविटीज़ वगैरह से इसका इरोजन होता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट इन वाटर बॉडीज। फॉस्फोरस क्या होता है जी, क्या है जी, मान लो अगर ये किसी वाटर बॉडीज में आ गया, फास्फोरस चट्टानों से, किसी पहाड़ से आ गया जी फास्फोरस निकल के, फास्फोरस एक तरह मिनरल मान लो जी, कोई पदार्थ, समझे, ये निकल के आ गया और वाटर बॉडीज़ में चला गया, मतलब पानी में चला गया, ओशन में, तो वहाँ पे क्या है जी ये ग्रोथ कर देता है एक्सोसिव प्लांट वगैरह, छोटे प्लांट वगैरह, माइक्रोस्कोपिक प्लांट। तो ये क्या सही है क्या, आपको बताना जी करेक्ट कौन सा आपका, 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है, पहला जहाँ जहाँ काट दो आपको ऑप्शन आ गया जी बी करेक्ट है। पहला क्यों गलत है, क्योंकि लार्जली एटमॉस्फेयर में नहीं, क्योंकि रॉक में ही पाया जाता है, इसमें लिखा है एटमॉस्फेयर में, रॉक में मिलता है जी, टेरेस्ट्रियल है जी, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब रॉक में पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल की स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत है क्या, टेरेस्ट्रियल, ये होता है जी टेरेस्ट्रियल। ये रॉक, टेरेस्ट्रियल का मतलब अर्थ पे, ज़मीन पे, रॉक पे पाया जाता है जी लार्जली। और बाकी के दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जी, अगर ये वाटर बॉडी में आए तो छोटे प्लांट वगैरह बन जाते हैं जी, ग्रोथ हो जाती है, जैसे जो होता है ना एल्गी वगैरह डेवलप हो जाती है, एल्गी काई बोलते हैं, जैसे ग्रीन ग्रीन सी होती है, देखी होगी, पानी में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है जी
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर करनी है, करेक्ट बताना आपको। इन द एक्वाटिक एनवायरमेंट द सेडिमेंट करेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल दैट कैन थ्राइव देयर। जो एक्वाटिक एनवायरमेंट बोलते हैं जी, पानी में जो इन्वायरमेंट होता है, वाटर बॉडी की बात हो रही है, उसमें जो सेडिमेंट होते हैं, सेडिमेंट हो गए जी कोई मिनरल वगैरह कुछ भी हो गया, मिनरल खनिज पदार्थ वगैरह कुछ भी सेडिमेंट, या मिट्टी हो गई जी, कुछ भी हो गया सेडिमेंट्स, ये डिटरमाइन करते हैं कि जो एनिमल्स वगैरह होंगे किस तरह से जिएंगे यहाँ पे। लाइक ह्यूमन्स प्लांट्स ऑल्सो हैव द मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर। ह्यूमन की तरह, जैसे एक पर्सन में जी आपकी तरह, क्या पेड़ों में भी ऐसा मैकेनिज्म होता है जो उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को, जैसे आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है जी आपका बॉडी, ऐसे क्या पेड़ में भी होता है ऐसा सिस्टम। वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रियरली फाउंड इन पोलर रीजन सिंस थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर दीज एनिमल्स। क्या जी, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना, छोटे एनिमल, छोटे जानवर, जैसे कोई भी एनिमल्स लगा लो जी, छोटे कुछ भी, चूहा हो गया जी, सांप हो गया, कुछ भी लगा लो, स्नैक वगैरह, कुछ भी छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो, वो बहुत ही दुर्लभ तरीके से, मतलब बहुत ही कम पाए जाते हैं पोलर रीजन में। पोलर रीजन तो पता है ना आपको, ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये हमारा पोलर रीजन है जी, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, समझ गए। ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, ये नॉर्थ पोल हो गया जी, और ये साउथ पोल हो गया, साउथ पोल दक्षिण ध्रुव, और ये उत्तरी ध्रुव। तो पोलर एरियाज पे जी ये बहुत ही कम पाए जाते हैं छोटे जानवर, क्योंकि जो इनकी थर्मो रेगुलेशन होता है ना, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है जी दीज एनिमल्स की। एक्सपेंसिव का मतलब यहाँ ज़्यादा ये नहीं है कि ज़्यादा मतलब पैसे वाली, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा, थर्मो का मतलब होता है जी टेम्परेचर, और रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट करना, मतलब जो इनका बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो रेगुलेट करना, बहुत ही हीट लॉस होता है इनका, एक तरह से हीट लॉस ज़्यादा होता है। तो क्या सही है क्या, बताओ जी कौन सा सही है, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव, कौन सा सही है जी बताओ। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है। आप ही सोचो, क्या पेड़ में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि ह्यूमन की तरह टेम्परेचर मतलब मेंटेन कर ले। अब ये सोचो जी, आदमी तो क्या है, चाहे पोलर पे छोड़ दो या इक्वेटर में छोड़ दो या कहीं पे छोड़ दो, एडजस्ट हो जाता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है, जो पेड़ यहाँ पे मिलते हैं जी इक्वेटर पे, जो पेड़ इक्वेटर पे मिलते हैं जी अर्थ के, वो पेड़ जरूरी थोड़ी नहीं यहाँ पे मिलेंगे पोलर पे। पोलर पे तो बहुत ही नहीं हो पेड़, जो जानवर यहाँ पे मिलते हैं जरूरी थोड़ी नहीं यहाँ पे मिले, समझ गए। तो ये तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो दूसरा जहाँ पे उसे काट दो जी, बाकी का आपको भले ही ना पता हो, आपका आंसर आ जाएगा, समझे। ये आपको एग्जाम में ट्रिक लगानी है जी, एक ऐसी देखनी स्टेटमेंट जिसके जरिए आप एलिमिनेट कर सको। तो ये दूसरा बिल्कुल सही है जी। थर्मो रेगुलेशन समझते हैं थोड़ा सा हम कैसे। देखो जी, थर्मो रेगुलेशन डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया क्या होता है, मान लो जी आप हो पर्सन, आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या है जी, ये जी आप ही मान लो, ये हो कोई पर्सन है। अब ये इसका सरफेस एरिया इतना जी, जितना सरफेस पे ये एरिया इसने घेर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है। ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेरना, OCCUPY, ऑक्यूपाई। इसने सरफेस पे कितना एरिया कवर कर रखा है, जितने इसके पैर हैं, पैर कितने छोटे से हैं, तो इतना एरिया कवर कर रखा है। लेकिन स्पेस में कितना कर रखा है, स्पेस में मतलब है जी ये पूरा पूरा स्पेस में जितना कर रखा है, इसे बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है, जितना स्पेस में एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है किसी भी बॉडी ने, किसी भी, मान लो चाहे बॉटल ही हो जी, ये बॉटल हो गई जी, ये बॉटल मान लो, इस बॉटल का सरफेस एरिया ज़्यादा है या वॉल्यूम ज़्यादा है, मुझे ये बताओ आप। देखो सरफेस एरिया तो इतना जितना इसने अर्थ पे घेर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है, लेकिन वॉल्यूम कितनी है, जितना इसने पूरा स्पेस में घेर रखी है। ये देखो पूरी वॉल्यूम है इतनी सारी, समझे। तो क्या कौन सी ज़्यादा है, वॉल्यूम या सरफेस एरिया, और एग्जैक्टली वॉल्यूम ज़्यादा है। अब जब जिनकी मान लो जी वॉल्यूम ज़्यादा होती है, उनका ऐसे एनिमल का क्या होता है, ऐसे एनिमल पोलर एरियाज में अपना जो उनकी हीट लॉस ज़्यादा होती है। मान लो जी हाँ, अगर कोल्ड पड़ेगी जी, ठंड पड़ेगी यहाँ पे पोलर एरियाज में, तो ये क्या करते हैं, इनकी जो हीट लॉस होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी ज़्यादा लॉस हो जाती है बॉडी में से, उसकी तरह वजह से ये क्या जी यहाँ पे रह नहीं पाते। जैसे क्या जी, हमारी बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी है जी, समझे, ह्यूमन की बॉडी है, ये क्या करती है, ये क्या जैसी कोल्ड बढ़ेगी तो ये टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगी और हीट को लॉस नहीं होने देती हमारी बॉडी में जो ऊष्मा बनी रहती है वो लॉस नहीं होती। अगर मान लो जी हीट लॉस हो जाए ना, आप ठंड से ही मर जाओगे। तो ये कैपेबिलिटी छोटे जानवर में नहीं होती जी, क्योंकि मान लो चूहा जी, चूहा यहाँ पे बैठा है जी, तो इसने जितना सरफेस एरिया घेर रखा है और वॉल्यूम से ज़्यादा इसका सरफेस एरिया होता है जी, सरफेस एरिया, इसकी वजह से इनमें हीट लॉस ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वहाँ बहुत ही रेयर फाउंड होते हैं। समझ में आ गई जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनर्जी पिरामिड ऑफ एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट एंड नैरो एट द टॉप। जो एनर्जी का पिरामिड होता है जी, पिरामिड बोलते हैं इसे, ये पिरामिड होता है, ये मान लो ये पिरामिड है एनर्जी का, ये अपराइट होता है जी। अपराइट का मतलब ये जैसे ही नीचे क्या है जी, एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर कम एनर्जी यूज होगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो अपराइट होता है। तो ये नैरो होता है टॉप पे नैरो होता है एनर्जी का।
और बायोमास इज द इन अपर ट्रॉफिक लेवल इज जनरली वेरी हाई एज कम्पेयर टू द लोअर ट्रॉफिक लेवल। बताओ जी कौन सा करेक्ट है। देखो जी इसमें ए करेक्ट है, ए आंसर हो जाएगा, पहला सही है बिल्कुल। जो एनर्जी होती है जी, कैसे मान लो यहाँ पे लोअर लेवल पे मान लो जी प्लांट और ट्रीज यहाँ पे ऑटोट्रॉफ आएंगे। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं जी, ऑटोट्रॉफ ऐसे होते हैं जी जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और अपना खाना भोजन कौन बनाता है जी, फूड। प्लांट और ट्रीज हरे पौधे बनाते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं जी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, आपने पढ़ी होगी साइंस में, फोटोसिंथेसिस, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में बोलते हैं जी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये क्या होती है जी रिएक्शन, मतलब सूर्य के प्रकाश में इन द सनलाइट CO2 लेती है एटमॉस्फेयर से, वातावरण से, और अपना भोजन बनाती है जी, ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो सबसे ज़्यादा हरे पौधे में होता है जी एनर्जी, समझे, हरे पौधे में, ग्रीन जो प्लांट ट्रीज होते हैं। उसके बाद फिर जो इन्हें खाते हैं, आदमी खाता है जी इन्हें, ह्यूमन वगैरह फल वगैरह खाते हैं ना आदमी, तो उससे एनर्जी मिलती है। और उसके बाद या फिर बकरी वगैरह जो एनिमल्स होते हैं जी, जो हर्बीवोर होते हैं, हर्बीवोर का मतलब शाकाहारी, तो यहाँ पे हर्बीवोर आ जाएंगे जी। फिर इनको जो खाते हैं जी, यहाँ पे कार्निवोर आ जाएंगे जी, जो उनमें कम एनर्जी बचेगी। हर लेवल पे 1/10 एनर्जी लॉस हो जाएगी जी, मतलब 1/10 एनर्जी ही बचेगी अगले लेवल पे, समझ आया। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है जी, प्लांट एंड ट्रीज में। उसके बाद जो इन्हें खाते हैं, उनके बाद जो इसमें जो खाते हैं, तो एनर्जी ऐसे लॉस हो जाती है। और जो अगले लेवल पे बचती है वह सिर्फ 1/10 एनर्जी ही बचती है। एक बार अगर 10 एनर्जी है तो एक हिस्सा ही बचेगा एनर्जी का। तो ये अपराइट होता है जी, और टॉप पे नैरो होता है इसका, नैरो हो गया ना, क्योंकि ऊपर क्या बचा, पिरामिड ऐसे शो करते हैं जी एनर्जी का पिरामिड, और टॉप पे ये नैरो हो गया ना, यहाँ पे ब्रॉड है, ब्रॉड का मतलब चौड़ा, और नैरो का मतलब बिल्कुल सुकड़ा हुआ, तो सुकड़ा हुआ है नैरो यहाँ पे। तो यही कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, समझे। और दूसरा कह रहा है जी बायोमास जो अपर ट्रॉफिक लेवल पे वो ज़्यादा है और लोअर ट्रॉफिक लेवल पे कम है। अब देखो जी बायोमास का समझ लो, एक तरह से मास मान लो जी बाहर, जैसे आपकी बॉडी में मास होगा 50 किलोग्राम। तो अगर मान लो जी हम ट्री और प्लांट का लगाए जी पूरे वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में ट्री प्लांट का ज़्यादा है मास, या फिर एनिमल्स और ह्यूमंस का मास ज़्यादा मिलेगा बाहर। ऑब्वियसली ह्यूमन से ज़्यादा तो पेड़ है ना जी, पेड़ पौधे ट्री प्लांट, उनका ही ज़्यादा होगा ना मास। अगर हम ऐसे भी काउंट करें, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ जी, बिल्कुल उनका मास ज़्यादा होगा, वजन उनका जो बॉडी में मास है जी, भार है जो, समझे, तो उनका ज़्यादा होगा। ऐसे आप सोच सकते हो। तो जितना अपर लेवल पे जाएंगे उसका मास कम बचता जाएगा। तो ये उल्टा कह रहा है स्टेटमेंट, ये कह रहा है अपर लेवल पे ट्रॉफिक लेवल पे हाई होता है और लोअर लेवल पे कम। ना ना ना, हायर लेवल पे हाई होता है और लोअर लेवल पे लो होता है बायोमास। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है हमारा अरेंज द फॉलोइंग इकोसिस्टम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बायोमास प्रोडक्टिविटी। आपको बताना जी बायोमास प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा है जी टॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो 3 लगा लो। फिर उससे कम है जी कोरल रीफ की, फिर 1 लगा लो। फिर है जी ओशियन की, टॉप 2 लगा लो। फिर डिजिट की है जी 4। तो जहाँ पे 3, 1, 2, 4 है जी, ऑप्शन है जी बी, हमारा बी करेक्ट आंसर है। ये देखो बायोमास प्रोडक्टिविटी, ये डायग्राम आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट खींचिए और इसकी रटना है जी, ये बिल्कुल इसे मगअप कर लेना आपको। सबसे ज़्यादा बायोमास, ये यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं जी ऐसे, सबसे ज़्यादा बायोमास किसका होता है। इनमें सबसे ज़्यादा होता है जी स्वैम्प और मार्श के। स्वैम्प और मार्श होते हैं जी दलदल, जहाँ पे मान लो पानी भरा हो और उस पर पेड़ पौधे हों, उन्हें बोलते हैं स्वैम्प मार्सेज। इसका सबसे ज़्यादा बायोमास प्रोडक्टिविटी होती है। उससे कम होती है जी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, फिर कोरल रीफ, फिर एग्लेगल बेड। ये आपको याद करने लिए ये टेबल, बस ऊपर वाले याद कर लो। और सबसे कम होती है डिजर्ट की, डिजर्ट से ज़्यादा ओपन ओशियन की होती है। तो ये बस याद रखना आपको। तो आज के लेक्चर में भी इतना ही था जी बस।